हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विद बी आंसर में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जलवायु के चैप्टर को समझेंगे। जलवायु जो बहुत हद तक किसी भी क्षेत्र के तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। जब तापमान अधिक होगा तो जलवाष्प अधिक होगा, स्वाभाविक सी बात है। और जलवाष्प अधिक होगा तो वर्षा होगा। तापमान कम होगा तो जलवाष्प नहीं होगा। मतलब तापमान, जलवायु जो है तो बहुत चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप से जो है तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र का तापमान कैसा है, वहाँ की वर्षा कैसी होती है, इस पर जो हम लोग जलवायु को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग भारत की जलवायु को समझेंगे। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। परीक्षाओं में आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उसमें ऑप्शन में देता है कि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो फिर मानसूनी जलवायु है। लेकिन चौथा ऑप्शन मान लीजिए रहेगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो यही ऑप्शन सही होता है। तो आखिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है, तो थोड़ा हम लोग यहां देखेंगे, जो हमारी पृथ्वी है या ग्लोब है, बीच के भाग से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है। 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा। सूर्य जो है कर्क और मकर के बीच में जो है लंबवत चमकता रहता है। जैसे 21 मार्च को सूर्य यहाँ है भूमध्य रेखा पर, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आ गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर आ गया। 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच गया। 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर उत्तरायण होगा, मतलब फिर उत्तर की तरफ जाना शुरू करेगा। मतलब ये कि सूर्य जो है हमारा देखा जाए तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर तो 12 महीने लंबवत चमकता ही है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 66.5 अंश उत्तर और 66.5 अंश दक्षिण, 66.5 अंश उत्तर और 66.5 अंश दक्षिण। तो इस भाग को हम लोगों ने क्या कहा, उष्ण कहा। ये बीच वाला जो 66.5 अंश उत्तर अक्षांश और 66.5 अंश दक्षिण अक्षांश के जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। यहां भी शीतोष्ण हो जाएगा और इसके बाद जो है 90 तक जो है शीत हो जाएगा। शीत कटिबंध, यहां भी जो है शीत कटिबंध 90 अंश अक्षांश तक, यानी 66.5 से 90 अंश उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव तक शीत कटिबंध। अब हमारे भारत की स्थिति जो है यहां है। देखिए, जो हमारा भारत है यहां है, यानी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यहां आप देख रहे हैं भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत के उत्तर यानी कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिण वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है। इसके बाद भी जो है हम लोग शीतोष्ण का नाम नहीं लेते हैं अपनी जलवायु में कहीं भी। क्यों? इसी चीज को हमको समझना है। हम लोग पूरा इसको उष्ण कटिबंध मान लेते हैं। आखिर
अगर हम उसको उष्णकटिबंध मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसको हमको समझना है कि भारत का आधा हिस्सा तो शीतोष्णकटिबंध में है और आधा हिस्सा यानी कर्क के नीचे वाला हिस्सा जो है उष्णकटिबंध में है, लेकिन शीतोष्ण की चर्चा नहीं होती। क्यों? इसलिए इसी चीज को हमको समझना है। जैसा कि आप जानते हैं इसके दो कारण हैं। आखिर भारत को उष्णकटिबंध मान लिया गया और एक मान लिया गया मानसूनी जलवायु मान लिया गया, दो माना गया ना। तो पहले हम उष्णकटिबंध क्यों मान लिया गया इसको समझते हैं। तो जो हमारा उष्णकटिबंध मान लिया गया, भारत के उत्तर में ये आप देखिए हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में ये हिमालय पर्वत, हिमालय एक विशाल पर्वत है हमारे भारत के उत्तर में। यहां पर जो है ऊंची ऊंची जो है चोटियां हैं। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी कर्क रेखा की तरफ होता है तो हमारे भारत में जो है ठंडी पड़ती है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए इस शीतोष्ण क्षेत्र में, इसलिए कि उत्तर से आने वाली ध्रुवीय शीतल ठंडी हवाएं, उत्तर का मतलब साइबेरिया से आने वाली, ये साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, अति शीतल हवाएं होती हैं, वो जब आती हैं तो हिमालय से टकराती हैं और हिमालय उसको हमारे यहां भारत के अंदर नहीं आने देता है। शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी मकर रेखा की तरफ होता है तो भारत में ठंडी पड़ती है। तो ऊपर से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं यानी साइबेरिया से आने वाली, आप जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस के पूर्वी क्षेत्र को जो है साइबेरिया कहा जाता है, तो वहां शीतल हवाएं वहां से आती हैं। तो शीतल हवाएं जो आती हैं उसको ये हिमालय भारत के अंदर नहीं आने देता है, जिसके कारण जितना इस भाग को ठंडा होना चाहिए उतना यह ठंडा नहीं हो पाता है। जितना इस भाग को ठंडा होना चाहिए उतना यह भाग ठंडा नहीं हो पाता है। उतना ठिठुरन इस शीतोष्णकटिबंध यानी यहां के उत्तर, जैसे कर्क रेखा के उत्तर में जितना शीतल होना चाहिए शीत ऋतु में उतना ठंडा वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है साइबेरिया से आने वाली शीतल हवाओं को रोक देता है। तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया हिमालय। हिमालय ने क्या किया कि शीतल हवाओं को उसने रोक दिया। हिमालय ने जो है ध्रुवीय क्षेत्रों या साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक दिया। इसलिए कर्क रेखा के उत्तर में जो ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर शीतोष्णकटिबंध नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हिमालय उत्तर से आने वाली हवाओं को रोक देता है। इसलिए यहां पर जितना ठंड कड़ाके की पड़नी चाहिए शीतोष्णकटिबंध में उतना ठंड नहीं पड़ होता है। ये मतलब ये कह सकते हैं कि जलवायु विभाजन का कार्य आपका ये हिमालय कर रहा है। जिस जलवायु विभाजन का कार्य इस कर्क रेखा को करना चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्णकटिबंध है, तो जिस काम को यानी जलवायु विभाजन का काम तो इसको करना चाहिए, कर्क रेखा को करना चाहिए, लेकिन जलवायु विभाजन का कार्य यानी जलवायु विभाजक के रूप में जो कार्य करता है वो हिमालय करता है। क्यों? क्योंकि शीतल हवाओं को आने से वो रोक देता है और यहां पर जो है उष्णता, ठंडी में भी उष्णता बरकरार रहती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि हिमालय जो है उत्तर से आने वाली साइबेरियाई हवाओं को रोक देता है। इसलिए यह जो व्यवहार करता है यानी उत्तर का यह मैदानी क्षेत्र शीतोष्ण का व्यवहार नहीं करता है। शीत ऋतु में भी
शीतोष्ण का व्यवहार नहीं करता है, उष्णता का व्यवहार करता है। एक और फैक्टर है, चूंकि आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ये पूरा इलाका जो है उष्ण कटिबंध है, यानी कर्क रेखा के नीचे जो उष्ण कटिबंध है, तो यहाँ की जो महासागर है गर्म रहते हैं और महासागरों से हवाएं जो जाती हैं भारत में बारिश करती हैं और महासागरों से हवाएं जो जाती हैं वो भारत में बारिश करती हैं और बारिश के कारण जो है ये पूरा क्षेत्र जो है ये मान लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हैं, ये पूरे क्षेत्र में जाकर के बारिश करती हैं, पूरे भारत में बारिश होती है। इन दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से पूरे भारत में बारिश होती है। मतलब उष्णता का जो ये क्षेत्र है, उष्ण जलवायु का जो ये क्षेत्र है आपका जो है ये सागरी क्षेत्र, उष्ण कटिबंध में जो सागरी क्षेत्र है, यहाँ की उष्णता को जो है लेकर के वो आगे बढ़ता है, ठीक, उसको भी हिमालय रोकने का काम करता है। इसी वजह से जो है ये जो है हवाएं जो है पूरे भारत में जो है बारिश करती हैं। मतलब ये उष्ण सागर, उष्ण कटिबंधीय सागर भी उसका जिम्मेदार है, ठीक। यानी दैट्स क्लियर कि हमारा भारत उष्ण कटिबंध जैसा व्यवहार करता है। शीतोष्ण में होते हुए उत्तरी भारत जो है शीतोष्ण जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि हिमालय जो है साइबेरिया से आने वाली अति शीतल ठंडी हवाओं को रोक देता है। अब बात करते हैं हम लोग लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए कि दिल्ली ताप कटिबंध है ना, ये 3 ताप कटिबंध, एक उष्ण, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली किस ताप कटिबंध में है, मान लीजिए यह पूछा जाए कि दिल्ली किस ताप कटिबंध में है, तो आप दिल्ली को दिखाएंगे कि शीतोष्ण ताप कटिबंध में है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है। इलाहाबाद किस ताप कटिबंध में है, तो इलाहाबाद शीतोष्ण ताप कटिबंध में है। वाराणसी या पटना किस ताप कटिबंध में है, तो शीतोष्ण ताप कटिबंध में है। क्यों? क्योंकि ये सब कर्क रेखा के उत्तर में है। ताप कटिबंध अगर पूछा जाए कि किस ताप कटिबंध में, तो ताप कटिबंध का मतलब ताप की पेटियों से पूछा जा रहा है आपसे। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि बंगलुरु किस ताप कटिबंध में है, तो यहां बंगलुरु आपका जो है उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध में है। खैर, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारा जो है भारत उष्णता जैसा व्यवहार करता है, इसलिए उष्ण कटिबंध में आता है। अब बात करते हैं मानसूनी जलवायु की। मानसून जो है किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से बना है। ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मानसून कहते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मानसून कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में विपरीत परिवर्तन को ही हम मानसून कहते हैं। तो अब देख लीजिए भारत की स्थिति। जब सूर्य उत्तर के तरफ रहता है, यानी कर्क रेखा के पास रहता है, जब सूर्य कर्क रेखा के पास यहां रहता है, तो उस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। हवाएं किस दिशा में जाती हैं? इस दिशा में जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में 90% से वर्षा होती है और भारत का एक आध दो अपवाद क्षेत्र छोड़ करके लगभग पूरे भारत में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कब? जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कर्क रेखा के पास होता है, यानी गर्मी के दिनों में, जिसको हम जो है
कहते हैं कि हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा के आसपास है, उस समय हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। तो जो हमारे यहाँ वर्षा का मौसम होता है उस समय खूब गर्मी पड़ती है, तो उस समय जो हिंद महासागर की हवाएं हैं वो जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं होती हैं। लेकिन ज्यों ही सूर्य धीरे धीरे जब दक्षिणायन होता है और कर्क रेखा के बाद जब फिर यहाँ भूमध्य रेखा पर जाता है, भूमध्य रेखा के बाद जब हम मकर रेखा की तरफ जाना शुरू करता है तो हमारे भारत में ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, यानी शीत ऋतु का काल शुरू हो जाता है। तो ये हवाएं, इन हवाओं की दिशा बदल जाती है। अब इन हवाओं की दिशा इस तरह से हो जाती है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इधर जा रही थी और जिससे कि खूब पूरे भारत में, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब इधर जा रहा था तो पूरे भारत में वर्षा हो रही थी, और शीत ऋतु में हवाओं की दिशा जो है विपरीत परिवर्तित हो गई। मतलब अब जो है इन हवाओं को कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं तो ये कब चलती हैं? शीत ऋतु में। तो अब इस शीत ऋतु से जो है, जो शीत ऋतु के काल में जो उत्तरी पूर्वी मानसून चलता है, तो भारत के मध्य भागों में वर्षा इससे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये चूंकि स्थल भाग से आती हैं, इसलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद क्षेत्र है, जब यहां से जो है ये हवाएं चलती हैं तो जो ये कोरोमंडल का तट है, चूंकि ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही हैं अब, तो बंगाल की खाड़ी से ऊपर से आने के बाद ये कोरोमंडल के तट पर पूर्वी घाट से टकरा करके उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। यानी शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है मानसूनी हवाओं से, और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो यानी ऋतुओं के साथ हमारे भारत में हवाओं की दिशा में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून। तो यानी भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। अतः सिद्ध होता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ी जलवायु की बात मैंने शुरू में ही बता देना चाहिए। देखिए क्या है जलवायु, क्या है? किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में उस क्षेत्र में लंबी मौसमी अवस्थाओं के और विविधताओं के योग को हम जलवायु कहते हैं। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में उस क्षेत्र में लंबी मौसमी अवस्थाओं और विविधताओं के योग को हम जलवायु कहते हैं। दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जलवायु जो है 30 साल, 40 साल, 50 साल के मौसमी आंकड़े पर आधारित होता है, जबकि मौसम क्षणिक होता है। कब बादल आ गए, कब बादल हट गए, कब धूप आ गई, कब छांव आ गई, ये मौसम जो है हर पल बदलता रहता है। तो मौसम जो है क्षणिक होता है। मौसम मतलब मौसम वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को बताता है। यह चीज जानना चाहिए। दूसरी बात, अगर देखा जाए भारत में, तो हम लोग भारत की जलवायु को समझने के लिए हम लोगों को भारत के मौसम के बारे में जानना जरूरी है। तो जो भारत का मौसम है उसको जानने के लिए हम ये जानेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है वो किन किन मौसमों में होती है। तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए शीत ऋतु।
शीत ऋतु में जो बारिश होती है एक पछुआ विक्षोभ से होती है, पछुआ विक्षोभ। और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। इसको हम लोग समझेंगे मौसम में। अगर ग्रीष्म ऋतु में समझना है तो जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। अब ये हवाएं क्यों चलती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, ये उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं क्यों चलती हैं? या फिर जो है इधर से एक पछुआ विक्षोभ आता है, क्यों आता है? इसको हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से कुछ मेरा प्रश्न होगा, जैसे कि लोकटक झील किस प्रदेश में है? लोकटक झील किस प्रदेश में है? दूसरा प्रश्न, ब्लू माउंटेन कहां है? ब्लू माउंटेन कहां है? तीसरा प्रश्न, वेम्बनाड झील किस प्रकार की झील है? और वेम्बनाड झील को और वेम्बनाड झील के मध्य कौन सा द्वीप है? नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एक और प्रश्न, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।